नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक एनपी सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो बहुत शानदार प्रकरण है और परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की विजय योजना के बारे में विस्तार से समझाइए। नेपोलियन बोनापार्ट की विजय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे एक एक बिंदु के ऊपर। आप अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो दोस्तों जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल शेरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अरे जिनका दिल शेरे से ज्यादा खूबसूरत हो। चलो अपन तो नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे, अपने बीए द्वितीय वर्ष के प्रकरण के अंतर्गत हैं। चलो, विजय अभियान को पढ़ने से पहले हम नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को इटली नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम लितिसिया था। प्यार तक तो वो इटली में थे, लेकिन इसके पिता एक इटली के पास एक छोटा सा द्वीप है, कोर्सिका द्वीप, जिसमें अजासियो नामक एक नगर है, वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 15 अगस्त के दिन। जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस दिन नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के 4 भाई बहन थे। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है। कि कब बनता है नेपोलियन बोनापार्ट? नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का जो सम्राट बनता है, कहाँ का सम्राट था फ्रांस का, वो बनता है 1804 में। कब बनता है? 1804 में। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है तो वो पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। पूरे यूरोप महाद्वीप में, ये यूरोप महाद्वीप है, इसमें कई देश आते हैं। इस यूरोप महाद्वीप में कौन सी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है? शांति व्यवस्था। उनका मानना था, देखो भाई, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व विजेता बनना चाहता था। उसका एक सपना था कि मैं सिकंदर महान के भांति पूरे विश्व पर राज करना चाहता हूं। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो अन्य देशों पर क्या करता है? आक्रमण करता है, उसे अपने अधीन करता है, शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। यूरोप में वो नेपोलियन बोनापार्ट शांति व्यवस्था स्थापित करना है, पूरे यूरोप को अपने अधीन, पूरे यूरोप महाद्वीप में को अपने अधीन करना चाहता है। और यूरोप के जितने भी राजा या कर्मचारी लोग हो, कर्मचारी या राजा लोग हैं, वो सारे मेरे अधीन रहे। यूरोप के जितने भी राजा है, कर्मचारी है, सारे मेरे अधीन रहेंगे तो यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित होगी। इसके लिए यह नेपोलियन बोनापार्ट निरंतर 10 वर्षों तक युद्ध करता है और पूरे यूरोप नहीं, पूरे विश्व पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए निरंतर 10 वर्षों तक क्या करता है? युद्ध करता रहता है। युद्ध की यहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो विस्तारवादी कौन सी नीति अपनाता है?
विस्तारवादी, साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपनाता है। कौन सी? विस्तारवादी। और सैनिकवादी नीति अपनाता है, सैनिकवादी नीति अपनाता है। साम्राज्य विस्तार करेगा तो विश्व विजेता बनेगा। एक सैनिक, नया सैनिक संगठन बनाता है, सेना को मजबूत बनाता है, और सेना को मजबूत बनाने के बाद में दूसरे देशों पर, कई देशों पर अपना आक्रमण करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, प्रसा हो, जर्मनी हो, कई देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है नेपोलियन बोनापार्ट। चलो अपन एक एक बिंदु के ऊपर बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, चलो आप अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहें, आपको सारा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मेरा, चले इंग्लैंड से युद्ध। सम्राट बनने के बाद 1804 ईस्वी की अपन बात कर रहे हैं। इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश था। कैसा था? शक्तिशाली देश था, बहुत मजबूत देश था, शक्तिशाली, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड की शक्ति से बहुत भयभीत था। हमेशा नेपोलियन बोनापार्ट भयभीत रहता था। किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश था। कैसा देश था? देश तो था यूरोप, यानी ये बहुत शक्तिशाली देश था। उसने कई देशों पर अपना आक्रमण, आधिपत्य स्थापित कर रखा था। पहले भी भयभीत रहता था। उसने 1804 में सीधा आक्रमण, उसने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में। और 1804 में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी थी, और इंग्लैंड और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य 1804 में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुई? इंग्लैंड की पराजय हुई। क्या हुई? इंग्लैंड की पराजय हुई, और नेपोलियन बोनापार्ट की, नेपोलियन की क्या हुई? विजय हुई। 1804 में नेपोलियन की क्या हुई? विजय हुई। इस विजय होने के बाद में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य एक संधि हुई। ये हमारा फ्रांस देश है और इंग्लैंड, दोनों के मध्य एक संधि हुई। क्या हुई? संधि हुई, जिसे अबिया की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? अबिया की संधि हुई। अबिया की संधि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य 1804 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के दौरान इंग्लैंड ने नेपोलियन बोनापार्ट से वादा किया कि हम आपको माल्टा का द्वीप देंगे। कौन सा द्वीप देंगे? माल्टा का द्वीप देंगे। चलो भाई, इंग्लैंड ने वादा किया है नेपोलियन बोनापार्ट से कि हम आपको माल्टा का द्वीप देंगे अबिया की संधि के दौरान। लेकिन ये संधि कुछ समय तक स्थायी रह पाई, लेकिन ये संधि क्या होगी? अस्थायी हो गई। इंग्लैंड ने माल्टा द्वीप देने से नेपोलियन बोनापार्ट को मना कर दिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड के ऊपर क्रोधित हो गया, और इंग्लैंड भी अपने पराजय का बदला लेना चाहता था। 1804 में उसकी हार हुई। तो दोनों के मध्य एक फ्रांस का एक क्षेत्र था ट्राफलर, इन दोनों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ। क्या हुआ? वापस युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट अपने 400 जहाजों और बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा करके इंग्लैंड पर पुनः आक्रमण करता है। जो समय, ये समय था 18 मई 1805 ईस्वी की बात है। दोनों के मध्य पुनः युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई और नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध में इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन की हत्या कर दी गई थी। ये इंग्लैंड के बारे में था। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में शासक बनने से पहले सबसे पहले इंग्लैंड पर युद्ध की घोषणा करता है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1804 में युद्ध होता है। युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की विजय होती है और इंग्लैंड की पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में दोनों देशों के मध्य एक संधि होती है, जिसे इतिहास में अबिया की संधि कहा जाता है। इस अबिया की संधि के दौरान
इंग्लैंड नेपोलियन बोनापार्ट को माल्टा द्वीप देने का आश्वासन देता है, लेकिन ये संधि कुछ समय के लिए स्थायी रहती है, बाद में वो संधि भंग हो जाती है और माल्टा द्वीप देने से इंग्लैंड मना कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट, और इंग्लैंड भी अपने पराजय का बदला लेना चाहता है। पुनः दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस बार नेपोलियन बोनापार्ट को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है और इंग्लैंड की विजय होती है, और इसमें इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन बुरी तरह से पराजित होता है। चलो अगले बिंदु, एक एक बिंदु की और अपन बात कर रहे हैं। अगले बिंदु की बात करेंगे अपन, एक एक बिंदु की ओर बढ़ते हुए अपन बात करेंगे। चलो, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। ये ऑस्ट्रिया है, ये फ्रांस के बहुत समीप था। क्या था? फ्रांस के, ये ऑस्ट्रिया है, ये फ्रांस के बहुत समीप था। समीप यानी बहुत निकट था, समीप था, बहुत निकट ये देश था ऑस्ट्रिया, फ्रांस के बहुत समीप था ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया क्या करता था? फ्रांस के जितने भी शत्रु थे उसको आश्रय देने का काम क्या करता? पक्षपात की नीति अपनाता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सीधे ही ऑस्ट्रिया पर घावा बोल दिया। ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस ने सीधे ही ऑस्ट्रिया पर 1805 ईस्वी की बात है, घावा बोल दिया, घावा बोल दिया, सीधा ही आक्रमण कर दिया। सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का एक क्षेत्र है उल्म, 20 नवंबर की अपन बात कर रहे हैं, 20 दिसंबर की लगभग सेम 20 तारीख की बात कर रहे हैं। इसमें 20 दिसंबर के समथिंग अपन बात कर रहे हैं। तो उसने उल्म पर अधिकार कर दिया। किस पर? उल्म पर अधिकार कर दिया। फिर इसके बाद में उल्म पर अधिकार करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट सीधे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी, उस पर भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट का हृदय गर्व से प्रफुल्लित हो गया, गर्व करने लगा कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, उसका गर्व हृदय से प्रफुल्लित हो गया, उल्म पर अधिकार कर दिया। इसके बाद में वो उसकी राजधानी वियना पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद में वियना पर आक्रमण करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट और ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही वियना पर आक्रमण कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया ने सीधा रूस से मदद मांगी कि फ्रांस मेरे ऊपर जब आक्रमण करेगा तो आपको मेरी मदद करनी है। तो रूस ने ऑस्ट्रेलिया की क्या कर दी? मदद। ऑस्ट्रेलिया और रूस की सम्मिलित सेनाओं और नेपोलियन बोनापार्ट दोनों के मध्य एक मैदान है जिसका नाम है ऑस्टिलिज मैदान। कौन सा मैदान है? ऑस्टिलिज, एक मिनट, ऑस्टिलिज मैदान में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध हुआ था 1805 ईस्वी में। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में ऑस्टिलिज के मैदान में हुआ। और इस युद्ध में रूस और ऑस्ट्रेलिया सेना को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई? विजय हुई। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई? उसमें विजय हुई। विजय होने के बाद दोनों के मध्य एक संधि हुई। ऑस्ट्रेलिया के सम्राट और नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य क्या हुई? एक संधि हुई। 1805 के अंदर दोनों के मध्य वापस क्या हो गई? संधि हो गई। देखो आपको अभी मैं समझा रहा हूं एक एक बिंदु की ओर। दोनों के मध्य क्या हुई? ऑस्टिलिज का युद्ध कब हुआ था? 1805 में। किसके मध्य? ऑस्ट्रेलिया और रूस की संयुक्त सेना और
सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य हुआ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की विजय हुई। और उसमें फिर इस होने के बाद में दोनों के मध्य एक क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। क्या हो गई, दोनों के मध्य संधि हो गई थी। दोनों के मध्य क्या हुई, संधि। चलो, संधि होने के बाद में फ्रांस की प्रतिष्ठा में तो वृद्धि हुई और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। ऑस्ट्रेलिया के सम्राट रोमन साम्राज्य की जो उपाधि प्राप्त थी उससे हाथ धोना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के दो प्रांत जिसका नाम है बेनिस और डेलमेसिया, ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस को देने पड़े, जो लगभग 30 लाख के प्रांत हुआ करते थे, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट और प्रतिष्ठा में क्या हो गई, फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। चलो, नेपोलियन बोनापार्ट, अगला आक्रमण नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किया, ऑस्ट्रिया के ऊपर, जिसमें 1805 में ऑस्ट्रेलिज का युद्ध ऑस्ट्रेलिया और रूस की संयुक्त सेना और नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और रूस की संयुक्त सेना की पराजय हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की विजय हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया के सम्राट को मजबूर होकर उनके साथ में संधि करनी पड़ी। संधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया के दो प्रांत जिनका नाम है बेनिस, एक का नाम है डॉलमेसिया, जहाँ जो 30 लाख के जो प्रांत थे वो उनको देने पड़े फ्रांस को, जिसके कारण फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। फ्रांस के सम्राट ने रोमन की जो उपाधि प्राप्त थी वो उस रोमन की उपाधि को त्यागना पड़ा। ये इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया पर उसका अधिपत्य स्थापित हो गया। अगले बिंदु की बात करें, प्रसा से युद्ध। ये प्रसा है वे जर्मनी का एक राज्य हुआ करता था। किसका था? प्रसा जर्मनी का क्या था? राज्य था। जर्मनी की एक साम्राज्य थी, साम्राज्य, वो नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत अधिक, नेपोलियन से बहुत अधिक घृणा किया करती थी। वो हमेशा प्रसा के जो सम्राट थे, प्रसा के सम्राट को उसके विरुद्ध हमेशा भड़काती रहती थी। क्या करती थी? प्रसा के विरुद्ध भड़काती रहती थी। तो एक दिन प्रसा के सम्राट ने 1 नवंबर की बात है, कितनी? 1 नवंबर 1806 को प्रसा के सम्राट ने सीधा आक्रमण नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कर दिया। प्रसा और नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य 1 नवंबर 1806 को युद्ध हुआ और इस युद्ध में प्रसा के सम्राट की पराजय हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की विजय हुई। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट सीधा बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी थी, बर्लिन में प्रवेश करता है और बर्लिन की जनता नेपोलियन बोनापार्ट का क्या करती है? स्वागत करती है। क्या करती हैं? स्वागत करती हैं। इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट वहां से युद्ध के हर्जाने के रूप में वहां से पैसे वसूल करता है नेपोलियन बोनापार्ट। चलो, अपने नेपोलियन बोनापार्ट प्रसा से पर भी आक्रमण उसने अधिपत्य स्थापित किया। 1 नवंबर 1806 ईस्वी की बात है। एक एक बिंदु पर अपन बात कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहें अंतिम समय तक। रूस के साथ युद्ध, रूस के साथ युद्ध 1807 की बात है। कब की बात है? रूस के एक शासक थे जिसका नाम है जार अलेक्जेंडर प्रथम। यह भी महत्वाकांक्षी शासक था और नेपोलियन बोनापार्ट भी महत्वाकांक्षी शासक था। यह भी संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तो दोनों के मध्य युद्ध होना बहुत संभाविक है।
नेपोलियन बोनापार्ट और जार अलेक्जेंडर प्रथम ये कहाँ का शासक है? रूस का शासक है। ये भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाता था और विस्तारवादी नीति को अपनाना चाहता। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। 1807 में नेपोलियन बोनापार्ट और रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर प्रथम के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ 1807 में, और वो युद्ध होता है एक स्थान पर जिनका नाम है आर्लो। उसे आर्लो का युद्ध कहा जाता है। आर्लो नामक स्थान पर युद्ध हुआ, इसे आर्लो का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ, किसी की भी हार और जीत नहीं हुई, निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। किसी की भी न तो हार हुई न जीत हुई। युद्ध हुआ तो कैसा हुआ? अनिर्णायक हुआ। न तो किसी की जीत हुई न किसी की हार हुई। अनिर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। एक इतिहासकार हेजन का कहना है, क्या कहना है? इतिहासकार हेजन कहते हैं कि आर्लो के युद्ध में इतना रक्तपात हुआ जो आज तक नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि मेरे किसी भी युद्ध में इतना रक्तपात नहीं हुआ जितना आर्लो, यानी आर्लो के युद्ध में इतना रक्तपात हुआ। ये इतिहासकार हेजन का कहना है। किसका कहना है? इतिहासकार हेजन का। फिर इसके बाद थोड़े समय के बाद जार अलेक्जेंडर और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य 14 जून 1807 को पुनः युद्ध होता है, जिसे इतिहास में फिनलैंड का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनलैंड। पुनः युद्ध होता है जिसको इतिहास में फिनलैंड का युद्ध कहा जाता है 14 जून 1807 में। इस युद्ध में नेपोलियन की विजय होती है और जॉर्ज प्रथम की क्या होती है? पराजय। और रूस का ये जॉर्ज अलेक्जेंडर मजबूर होकर नेपोलियन बोनापार्ट से संधि करता है, और ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आई है। और ये संधि जिसको इतिहास में टिलसेट की संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिलसेट की संधि कहा जाता है। टिलसेट की संधि कब हुई थी? 7 जुलाई 1807 को टिलसेट की संधि रूस के शासक जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य टिलसेट की संधि 7 जुलाई 1807 में हुई थी। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की लगभग मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट की एक एक बिंदु के ऊपर हमने बात की है। 14 जून 1807 को इतिहास प्रसिद्ध युद्ध फिनलैंड का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट और जॉर्ज अलेक्जेंडर के मध्य लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की विजय हुई और जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम की पराजय हुई, और वो मजबूर होकर एक संधि करता है जिसे इतिहास में टिलसेट की संधि कहा जाता है। 7 जुलाई 1807 की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार की बात करें अपन, सुधार जैसे ही 1799 ईस्वी की बात है, जब वो ये कौशल का सदस्य नियुक्त होता है, तो सदस्य जैसे ही कौशल का सदस्य नियुक्त होता है तो नया संविधान का निर्माण करता है, संविधान बनाता है। ये संविधान उसने 1800 ईस्वी में बनाया। इस संविधान में उसने कई सदनों का सदन बनाया, और सदन 3 विभागों में नियुक्त था। पहला सीनेट,
दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली और ट्रिब्यूनेट नया संविधान का निर्माण करवा दिया। संविधान का निर्माण 1800 ईस्वी में करवाया था उसने, और इस पर ये 10 वर्ष तक उसका सदस्य नियुक्त हुआ संविधान का नेपोलियन बोनापार्ट, और उसको विद्यानों में नियुक्त कर दिया। और ये 3 भागों के अंदर सीनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली और ट्रिब्यूनेट में विभाजित था। सीनेट के जो जितने भी सदस्य थे इसे नेपोलियन बोनापार्ट खुद नियुक्त करता था। नेपोलियन बोनापार्ट खुद इसके सदस्य हैं, वो खुद नेपोलियन बोनापार्ट उसको नियुक्त करता था। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं वो बहस करने का उनको अधिकार नहीं था, मतदान करने का केवल उसको अधिकार था। बहस करने का उनको अधिकार नहीं था, केवल मतदान करने का अधिकार था। लेकिन ट्रिब्यूनेट के सदस्य को मतदान करने का अधिकार था लेकिन बहस करने का अधिकार नहीं था। उसमें 21 ये अपने प्रतिनिधि को सुन सकते। चलो, ये उन्होंने अलग अलग सुधार किए। अगले बिंदु के अंदर हम नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ प्रशासनिक सुधार को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।